हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। आज की जो क्लास है ये क्लास हमारी कंजंक्शन की क्लास होने वाली है और इस कंजंक्शन की क्लास के अंदर हम कुछ विशेष कंजंक्शंस की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास और सभी बच्चों का स्वागत है। लीजिए, मैं क्वेश्चन के साथ में शुरू करूंगा, क्वेश्चन के साथ में ही सारी चीजों को समझाते हुए चलूंगा। आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए और एक बार समझिए और मतलब एक बार बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कंजंक्शन हमारा टॉपिक है, लिखा हुआ है वर्क हार्ड रिक्त स्थान यू शुड फेल। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ, ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट की बात करेंगे, है ना। पहला वर्ड आ रहा है बट। अब इस बट का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं कि बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, लेकिन, किंतु, परंतु। लेकिन, किंतु, परंतु, इसका मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। इसमें क्या होता है, इसमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि एक बात पॉजिटिव रहती है, मतलब एक बात पॉजिटिव रहेगी और दूसरी जो होगी वो उसका अपोजिट होगा। वो उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। कुछ भी हो सकता है, इसका नेगेटिव पार्ट होगा, कहने का मतलब है ना, ये नेगेटिव पार्ट होगा। मतलब मुझे एक चीज समझ में आई कि बट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अगर कोई चीज आ रही है तो उसका अपोजिट आएगा ही आएगा। मतलब बी यू टी बट, बट के बाद में जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट उसका अपोजिट होगा। अगर यहाँ पर अच्छी बात आ रही है तो यहाँ बुरी बात आ जाएगी, यहाँ बुरी बात आ रही है तो यहाँ अच्छी बात आ जाएगी, यहाँ अमीर है तो गरीब की बात आ जाएगी, अमीर है तो कंजूस की बात आ जाएगी, ईमानदार है लेकिन बेईमान है, ऐसा कुछ मतलब कुछ भी मतलब अपोजिट की बात की जाएगी, वो बट होता है। बस बट का इतना सा ध्यान रखना है। तो बट में आपको कॉन्सेप्ट के रूप में क्या समझना है कि बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, और बट के अंदर एक पार्ट पॉजिटिव होता है तो दूसरा उसका नेगेटिव पार्ट होता है। मतलब कुछ भी हो उसका अपोजिट पार्ट आपको देखने को मिलता है, वो बट होता है। क्लियर हो गई, कंजंक्शन की बात है, बट दो चीजों को जोड़ता है। दूसरा वर्ड आ रहा है लेस्ट। अब हम लेस्ट को समझेंगे, ठीक है। लेस्ट को समझने के लिए अपन स्क्रीन पे नई स्लाइड लेते हैं और लेस्ट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है लेस्ट, L-E-S-T, लेस्ट। अब इस लेस्ट को समझने के लिए बहुत आसान चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। छत्ता ले लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बारिश हो जाए, ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलता है। लेस्ट वाला जो वाक्य होता है ना, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस का होता है। कौन से सेंस का होता है, नेगेटिव सेंस का होता है। इसका मतलब इस वाले वाक्य में अगर आपको नॉट दिखाई देता है तो वो गलत होता है। मतलब लेस्ट खुद नॉट है। अगर मैं लेस्ट को समझाऊं तो आप क्या समझेंगे, सारे बच्चे गौर से समझेंगे मेरी बात को, कि लेस्ट का खुद का मतलब क्या होता है, ये नॉट ही होता है। इसका मतलब लेस्ट नामक शब्द नॉट है, जिसका क्या अर्थ निकलता है, कहीं ऐसा ना, कहीं ऐसा ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा एक बात और, कि सर लेस्ट के साथ में अगर कोई इसका जोड़ा बनता है, इसका पेयर बनता है तो शुड बनता है। क्या बनता है, शुड बनता है। इसका मतलब अगर हमें किसी वाक्य में शुड दिखाई दे रहा है और ऑप्शन में लेस्ट आया हुआ है, सेंटेंस में शुड दिखाई दे रहा है और ऑप्शन में लेस्ट आया हुआ है, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो आंसर क्या बन जाएगा, लेस्ट बन जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई, आगे बात समझ में। एक बार फिर से मैं बट को समझा दूं तो बट के लिए हमने क्या समझा, लेकिन, किंतु, परंतु। एक पार्ट पॉजिटिव, दूसरा उसका नेगेटिव। एक बात, कोई भी बात हो रही है, पॉजिटिव हो रही हो चाहे नेगेटिव हो रही हो, जस्ट उसके बाद में उसका अपोजिट आएगा, ये बट होता है। बट मतलब लेकिन, किंतु, परंतु। दूसरा वर्ड था हमारा लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। लेस्ट अपने आप में ही नॉट होता है, अपने आप में ही नेगेटिव होता है। लेस्ट का अगर जोड़ा पूछा जाता है तो शुड होता है। अगर वाक्य में आपको शुड दिखाई दे रहा है तो आपका जो आंसर होना है वो आंसर क्या हो जाएगा, लेस्ट हो जाएगा। मेरी बातें क्लियर हो गई है ना। चलो, अब अगला वर्ड आ रहा है एज। अब इस एज को समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट हम एज की बात कर लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट समझने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हमने समझ लिया बट, दूसरा लेस्ट, अब तीसरा एज। भैया एज के कई अर्थ हैं। एज का एक अर्थ होता है जैसे, एज का कई क्या अर्थ होता है, जैसे, ये अर्थ याद करते हुए चलना। एज का अर्थ होता है क्योंकि, एज का अर्थ क्या होता है, क्योंकि। और एक और एज का अर्थ होता है जब। एज का अर्थ क्या होता है, जब। आपको इस एज में बस इतना ही ध्यान रखना है कि एज के अर्थ तीन होते हैं। एज का मतलब जैसे भी होता है, एज का मतलब क्योंकि भी होता है, एज का मतलब जब भी होता है। तो हमने तीन कंजंक्शन पढ़े, तीनों के नाम बताओ जरा, बट, लेस्ट और एज। अब हम वापस से क्वेश्चन में चलते हैं। वर्क हार्ड रिक्त स्थान यू शुड फेल। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। तो देखो आपको यहां पे शुड दिख रहा है और जैसे ही शुड दिख रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेस्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेस्ट। उम्मीद करूंगा आपको बट, लेस्ट और एज समझ में आया होगा। बट में दोनों चीजें अपोजिट होती है, लेस्ट में शुड आता है और एज के तीन अर्थ होते हैं। और एज के तीन अर्थ जैसे, क्योंकि, जब। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, फटाफट से कमेंट करके बताओ। अच्छा, कमेंट तो बंद कर रखा है, चलो ऑन कर देते हैं, स्टार्ट। बताइए, आ गया समझ में। 103 नंबर का क्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, तीन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो भी है, और बट एल्स। करें स्टार्ट। आइए पहले इन तीनों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा, और हम और को समझते हैं, और क्या होता है।
और के भैया दो तीन अर्थ है, और का एक अर्थ तो हम सब जानते हैं, या। जैसे हम क्वेश्चन पेपर में करते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर क्या नाम 4 उसका अथवा आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 उसका अथवा आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 उसका अथवा आ गया, तो वो अथवा वो या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अथवा। ठीक है सर, एक अर्थ तो होता है इसका अथवा, ठीक है, और एक अर्थ क्या होता है, वरना। एक अर्थ क्या होता है, वरना। अभी इतना ही समझेंगे। अगला क्वेश्चन है बट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा आ रहा है बट में, बट आपको समझा चुका हूं। बट के अंदर क्या होता है, लेकिन किंतु परंतु, एक बात पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, अगर कुछ बात हो रही तो जैसे उसका अपोजिट आएगा वो बट होता है, बट मैं समझा चुका हूं। अब हम चलते हैं एल्स। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एल्स। एल्स का मतलब भी क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ELSE, एल्स। एल्स का अर्थ भी क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसका मतलब अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा था, लेस्ट। ये लेस्ट के जैसे ही काम करता है, बट इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर यह है कि अगर शुड दिया हुआ है तो लेस्ट ही आंसर होता है, और ऑप्शन में लेस्ट नहीं हो तो एल्स हो जाएगा। तो मैंने तीन चीजें समझाई, और, बट और एल्स। और का मतलब या अथवा या वरना, ठीक है, और भी अर्थ आएंगे तो बता देंगे। बट हम पढ़ चुके थे और एल्स की बात कर चुके हैं। चलो सर समझते हैं क्वेश्चन। आई कॉल्ड हिम लाउडली, मैंने उसको जोर से बुलाया, मैंने उसको जोर से बुलाया, और ही गेव मी नो आंसर, मैंने जोर 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 से बुलाया। और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, ही गेव मी नो आंसर, उसने मुझे उत्तर नहीं दिया। मैंने जोर जोर से बुलाया, उसने उत्तर नहीं दिया, तो मैं जोर से बुला रहा हूं लेकिन सामने वाला उत्तर नहीं दे रहा है, तो जस्ट अपोजिट हो गया। मैं बुला रहा हूं, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं बुला रहा हूं, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो ये अपोजिट पार्ट हो गया। एक बात पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव हो गई। तो सर यहां जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, बट। कि आई कॉल्ड हिम लाउडली बट, मैंने उसको जोर से बुलाया लेकिन ही गेव मी नो आंसर, लेकिन उसने मुझे उत्तर नहीं दिया। बोलो मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया, समझ में क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, और एल्स और लेस्ट, मैं और भी समझा चुका हूं, मैं एल्स भी समझा चुका हूं, और मैं लेस्ट भी समझा चुका हूं, है ना। मैं तीनों की बात वापस से कर लेता हूं। और का मतलब क्या बताया था कि सर, और का मतलब आपने बताया था या फिर अथवा, ठीक है। एल्स का मतलब, एल्स का मतलब वही है, कहीं ऐसा ना हो जाए, या फिर वरना भी मान सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो, या फिर वरना भी कह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेस्ट, लेस्ट में भी सर सेम यही अर्थ है, कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन इस वाले वाक्य में हमें क्या देखने को मिलता है, इस वाले वाक्य में हमें शुड देखने को मिलता है। तो बताइए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या होगा। वॉक केयरफुली, केयरफुली चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब इन दोनों का अर्थ सेम है, एल्स भी दिया हुआ है, लेस्ट भी दिया हुआ है, तो बताओ क्या आंसर होगा। शुड आने पर क्या आंसर होगा, कि सर शुड आया है तो 101% हमारा जो आंसर होगा वो लेस्ट होगा। शुड आने पर हमारा जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, लेस्ट होगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। इफ अनलेस और दो, THOUGH, दो, ये थॉट नहीं है, ये दो है, THOUGH दो। पहले इफ अनलेस को समझते हैं और फिर दो को समझेंगे, है ना। इसके लिए मैं एक नई स्लाइड लेता हूं और बात करता हूं, समझिएगा। देखिए कि तीन प्रकार की इफ कंडीशन होती है। आप इफ मान लो, चाहे आप अनलेस मान लो, ये वाक्य में कहां आता है उसकी मैं बात करने वाला हूं, समझिएगा। जैसे मान लो ये कोई सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस के शुरू में ही इफ आ गया, मान लो इफ लगा दिया या फिर अनलेस लगा दिया, तो इसकी क्या कंडीशन है, यहां पर क्या आएगा कि सर यहां पर टेंस आएगा। यहां पे जो वर्ड होगा वो वर्ड कौन सा होगा, टेंस का। यहां पे जो वर्ड होगा वो वर्ड कौन सा होगा, टेंस का। टेंस का मतलब जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला वाक्य टेंस का है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती है, इसके साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तीन प्रकार की बातें मैं आपसे कर रहा हूं। पहली बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी बात वर्ब की सेकंड फॉर्म, और तीसरी बात मैंने करी आपसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने बताया कि इफ और अनलेस वाले वाक्य में कितने वाक्य होते हैं, रट लेना, दो वाक्य। कितने वाक्य आने ही चाहिए, कि सर दो वाक्य, मतलब दो पार्ट होंगे, वाक्य का मतलब दो पार्ट होंगे। दो पार्ट कैसे कैसे हैं समझिएगा, है ना। दो पार्ट कौन कौन से उसकी मैं बात करने वाला हूं, एक मिनट। हाँ, तो वो दो, जिस दो पार्ट की मैं बात करने वाला हूं वो पार्ट कौन सा है समझिए। तो इफ और अनलेस वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। तो दूसरे वाले वाक्य में क्या आएगा, कि सर जो दूसरा वाला वाक्य होगा, उस दूसरे वाले वाक्य में हमें कई चीजों का ध्यान रखना है। और वो कई चीजें क्या है समझिएगा, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो इधर की तरफ आपको विल मिलता है, हालांकि विल ही नहीं और भी शब्द मिलते हैं, विल, कैन, में से कई शब्द मिलते हैं, लेकिन एक बार के लिए आप विल का ध्यान रखो, ठीक है सर। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो दूसरे वाले वाक्य में आएगा वुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो आपको मिलेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैं फिर से बोल रहा हूं।
कि इफ और अनलेस वाला वाक्य टेंस का होता है, इस चीज को रट लो। इफ और अनलेस वाला वाक्य टेंस का होता है, और इफ और अनलेस के अलावा जो वाक्य बच रहा है वो मॉडल का होता है। ये मॉडल है, विल, वुड है, ये मॉडल है, और वो टेंस है। टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये टेंस होता है। तो अब इफ और अनलेस कहां आ रहा है ये आपको चेक करना है। अगर इफ और अनलेस वाक्य के शुरू में आ रहा है, मैं इफ ही लिख देता हूं एक बार के लिए। अगर इफ और अनलेस वाक्य के शुरू में आ रहा है तो यहां 101% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वाक्य, या वर्ब की सेकंड फॉर्म का वाक्य, या वर्ब की थर्ड फॉर्म का वाक्य मिलेगा। और इफ के अलावा जो बच गया है जो वाक्य, उस वाले वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मिलेगी। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर क्या इफ और अनलेस वाक्य के शुरू में ही आते हैं क्या? नहीं, ये वाक्य के बीच में भी आ जाते हैं। वाक्य के बीच में कैसे? जरा समझिए कि यहां, ये इसको भूल जाओ एक बार के लिए, इस चीज को भूल जाओ। स्टार्ट हुआ है कोई सेंटेंस, बीच में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, बीच में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, यहां वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, तो इस जगह इफ या अनलेस आएगा और आगे वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है कि ये जो इफ और जो अनलेस है, ये शुरू में आएगा तो टेंस है, बीच में आएगा तो भी आगे टेंस है। मतलब मुझे तो इतना सा समझ में आया कि इफ और अनलेस वाले वाक्य जस्ट आगे वाला वाक्य टेंस का होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो बचा हुआ पार्ट है, चाहे वो आगे वाला हो चाहे वो पीछे वाला हो, उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म आने पर, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आने पर, और वुड हैव थर्ड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर। मतलब ये चीज हमें याद रखनी है, ये पहली चीज, ये पहली चीज। अब इसकी दूसरी चीज की बात करूंगा, और वो दूसरी चीज क्या है वो समझना। दूसरी चीज ये है कि सर इफ वाला वाक्य तो कैसे भी आ जाए, किसी भी तरीके से। एक जोड़ा लिख देता हूं, जैसे ये लिख दिया मान लो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर यू मान लो यहां लिख दिया मैंने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां बीच में इफ लगा दिया, और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। मतलब कैसे भी आ सकता है, ये इफ शुरू में भी आ सकता है, ये इफ वाक्य के बीच में भी आ सकता है। इफ मतलब इफ अनलेस। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं अनलेस की। अनलेस एक ऐसा शब्द है जो खुद नॉट है। अनलेस एक ऐसा वाक्य है जो खुद क्या है, नॉट है। जब अनलेस नामक शब्द, अच्छा अनलेस के कितने शब्द है अभी, नॉट वाले के कौन कौन से शब्द है कि सर लेस्ट भी नॉट ही था, एल्स भी लगभग नॉट ही होता है। वैसे तो अनलेस और लेस्ट को समझना है अपने को, एल्स भी होता है कि अनलेस खुद नॉट होता है ना। इसका मतलब अनलेस वाले वाक्य में अगर आपको नॉट दिखाई देता है तो वो वाक्य गलत होता है। अच्छा, अब बात करते हैं इफ का मतलब क्या होता है। तो इफ का मतलब होता है बेटा यदि, हिंदी में। और अनलेस का मतलब क्या होता है कि सर अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ये छोटी मात्रा आएगी, यदि और फिर कहीं ना कहीं जाकर नहीं, यदि नहीं इसका मीनिंग होता है। ठीक है, यदि नहीं इसका मीनिंग हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में इफ अनलेस और दो है। दो का मतलब अभी आप इतना ही समझे यद्यपि, जब इसका और आएगा तो हम और बात करेंगे, है ना, इसके बारे में और बात करेंगे। इसका मतलब होता है यद्यपि। आओ सर बात करते हैं कि इफ आएगा कि अनलेस आएगा। अब समझते हैं कि सर हमने देखा रिक्त स्थान शुरू में है, यहां लिखा हुआ यू वर्क हार्ड। बेटा ये वर्क क्या है कि सर ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। तो तुम मुझे ये बताओ कि इफ और अनलेस वाली जो कंडीशन होती है उसमें वर्क की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आगे जाकर क्या मिलता है कि सर आगे जाकर हमें मिलता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जरा देखकर बताओ मुझे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे जाकर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है कि सर बिल्कुल है, ये रहा विल फॉल, विल फेल। इसका मतलब वाक्य तो सही था कि या तो इफ आएगा या अनलेस आएगा, ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब दो नहीं आएगा, या तो हमारा आंसर अनलेस है या हमारा आंसर इफ है। अब हम ये देखेंगे कि इफ का मतलब क्या होता है कि सर इफ का मतलब तो आपने यदि बताया था, और इफ अनलेस का मतलब क्या बताया था, अनलेस का मतलब सर आपने बताया था यदि और आगे जाकर नहीं अर्थ निकलेगा। तो अपन दोनों से अर्थ करके देख लेते हैं। यदि तुम वर्क हार्ड करते हो, यदि इफ लगाता हूं, अगर मैं यहां इफ लगाता हूं तो अर्थ निकलेगा यदि तुम वर्क हार्ड करते हो, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, कोमा का अर्थ होता है तो। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। यदि तुम खूब पढ़ोगे खूब मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। ये तो गलत हो गया। तो अब दूसरे से करके देखते हैं। अब हम अनलेस करके देखते हैं। इफ तो गलत हो गया, अनलेस करके देखते हैं। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो यदि तुम वर्क हार्ड नहीं करते हो, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, है ना, इसका मतलब बी ऑप्शन, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इस 106 नंबर वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अनलेस। हमने क्या समझा, हमने इतना सा समझा, इफ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं। इफ और अनलेस वाला वाक्य टेंस का होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आगे वाला वाक्य विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म का होगा तो आगे जाकर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हुआ तो आगे जाकर वुड हैव थर्ड फॉर्म हमें मिलेगी। ये बात याद करनी है आपको, है ना, ये वाली बात याद करनी है, लिखनी है, समझनी है। अभी इतना ही समझना है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 107 नंबर। 107 को मैं समझाने से पहले कुछ चीजें बता दूं। सो बेटा, सो का मतलब होता है इसलिए। अगर आपके वाक्य में इसलिए का मीनिंग आ रहा है तो सो आंसर हो जाएगा। बट मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन किंतु परंतु एक बात पॉजिटिव तो दूसरी बात नेगेटिव आती है। बिकॉज का मतलब क्या होता है कि सर बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। इसमें हमें कारण बताया जाता है, इस सेंटेंस में हमें रीजन बताया जाता है। रीजन का मतलब होता है कारण। अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका। क्वेश्चन है, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका इसलिए से। इसलिए ही वॉज इल, वह बीमार था। वह स्कूल नहीं आ सका इसलिए वो बीमार था। तो सर ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन किंतु परंतु, वह स्कूल नहीं आ सका लेकिन किंतु परंतु वह बीमार था, नहीं। अब आंसर होगा हमारा बिकॉज। कैसे? कि वह स्कूल नहीं आ सका, कारण बताया जा रहा है क्यों? क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा बिकॉज। बात क्लियर हो गई कि ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। तो आपको तीन कॉन्सेप्ट मिले हैं। सो का मतलब लिख लेना इसलिए, बट हम पहले लिख चुके हैं। बट मतलब लेकिन किंतु परंतु, एक बात पॉजिटिव तो दूसरी उसकी नेगेटिव होती है, एक बात में दूसरी बात का अपोजिट होता है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और क्योंकि वाले सेंटेंस में क्योंकि के बाद में जहां हम क्योंकि लगाएंगे उसके बाद में उसका रीजन दिया हुआ रहेगा, उसका कारण दिया हुआ रहेगा। वह स्कूल नहीं आ सका क्योंकि, क्यों? क्योंकि वह बीमार था। ठीक है। 108 स्टिल, सो और दो समझते हैं। स्टिल का मतलब वही है लेकिन किंतु परंतु फिर भी। स्टिल मतलब बट ही होता है। स्टिल मतलब क्या होता है? बट ही होता है। आप समझ लेना, स्टिल मतलब फिर भी। स्टिल मतलब फिर भी। अगर स्टिल कंजंक्शन के रूप में आया है तो, समय के रूप में आता है तो तक अर्थ निकलता है, तक। चलो बात करेंगे अभी आगे। सो मैं पढ़ा चुका हूं। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। ठीक है। दो का मतलब क्या होता है? कि सर दो का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं। दो मतलब होता है यद्यपि। अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं कि ही प्लेड वेल, वह अच्छा खेला। सेंटेंस का अर्थ क्या निकला? कि वह अच्छा खेला। यहां है ही लॉस्ट द गेम, फिर भी मैच हार गया। फिर भी मैच हार गया। अब देखना, बट वाक्य, ये जो स्टिल है वाक्य के शुरू में नहीं आएगा। सो मतलब इसलिए बताया जाता है और दो मतलब यद्यपि। अब यहां पे अर्थ निकलेगा, देखना, यहां पे हम अर्थ निकालेंगे यद्यपि। यद्यपि वह अच्छा खेला, यद्यपि वह अच्छा खेला, और यहां कोमे का अर्थ निकलेगा फिर भी। यहां कोमे का अर्थ क्या निकलेगा? फिर भी। यद्यपि वाले वाक्य में, यद्यपि वाले वाक्य में अगर कोमा आता है तो उस कोमा का अर्थ होता है यट। उस कोमा का अर्थ क्या होता है? यट। और यट का अर्थ होता है फिर भी। और यट का क्या अर्थ होता है? फिर भी। कोमा का अर्थ क्या? यट। और यट को क्या बोलते हैं? फिर भी। कि यद्यपि ही प्लेड वेल, यद्यपि वह बहुत बहुत अच्छा खेला, फिर भी ही लॉस्ट द गेम, वह गेम हार गया। इसका मतलब इस वाले वाक्य में भी एक बात पॉजिटिव होगी और जस्ट उसके बाद में उसका अपोजिट आएगा। जस्ट उसके बाद में उसका क्या आएगा? अपोजिट। तो यद्यपि ही प्लेड वेल, यद्यपि वह अच्छा खेला, फिर भी वह गेम हार गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 पढ़ा चुका हूं। इफ और अनलेस के बारे में बता चुका हूं। इफ वाला वाक्य होता है यदि, और अनलेस वाला वाक्य होता है यदि आगे जाकर नहीं। इनका क्या कॉन्सेप्ट था? इनका कॉन्सेप्ट था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आगे जाकर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो आगे जाकर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। और अगर हेड के साथ में आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है तो आगे जाकर आपको वुड, और वुड के बाद में हेव, और हेव के बाद में आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देती है। ठीक है। आगे चलते हैं। दो, दो का मतलब होता है यद्यपि। दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। इसके आगे जाकर जो कोमा आता है उस कोमा का अर्थ निकलता है फिर भी। उस कोमे का अर्थ क्या निकलता है? फिर भी। आओ सर समझते हैं कि इट रेन्स। अब हमें यहां पर नजर आ रही है इट रेन्स, और इस रेन्स के साथ में हमें पता चला ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वी विल नॉट गो टू, यहां आ गया सर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये विल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये इफ कंडीशन या अनलेस वाली कंडीशन है। ये इफ और अनलेस वाली कंडीशन है। अब हम अर्थ करके पता लगाएंगे। अगर बात यदि की हो रही है तो इफ आंसर हो जाएगा, और बात यदि नहीं की हो रही है तो अनलेस हो जाएगा। पढ़ो कि यदि बारिश होती है, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो वी विल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। यदि बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। और ये पॉजिटिव बात है, एकदम सही बात है कि अगर बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो हमारा आंसर यहां पे इफ होना चाहिए। लेकिन अनलेस का अर्थ करके भी देखते हैं। यदि बारिश नहीं होती है, यदि नहीं, यदि बारिश नहीं होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। यदि बारिश नहीं होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो गलत हो गया। इसका मतलब अनलेस हमारा आंसर नहीं होगा, दो हमारा आंसर नहीं होगा। इफ विल बी द राइट आंसर। अर्थ करके ही कंजंक्शन को समझ पाएंगे। अर्थ करके ही कंजंक्शन को हम समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 110 आ जाओ समझते हैं। सो मतलब इसलिए। सो का अर्थ क्या होता है? इसलिए। ठीक है। और का मतलब या, अथवा, वरना, है ना, ऐसा करके हमने पढ़ा था। बट मतलब लेकिन किंतु परंतु।
बट मतलब लेकिन, किंतु, परंतु अपोजिट होता है कि टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन, कि टेक मतलब ले लो, अ टैक्सी मतलब एक टैक्सी ले लो स्टेशन जाने के लिए, कि स्टेशन जाने के लिए एक टैक्सी ले लो, इसका अर्थ ये हो रहा है इस टेक अ टैक्सी, स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लो, स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लो, यू विल गेट लेट, तुम लेट हो जाओगे, तुम लेट हो जाओगे, स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लो इसलिए तुम लेट हो जाओगे, तो इसलिए तो कैंसिल हो गया, इसलिए तो हमारा आंसर कैंसिल हो गया। फिर दूसरा, टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन, टैक्सी मतलब स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लो वरना, टैक्सी ले लो वरना यू विल गेट लेट, वरना तुम लेट हो जाओगे, वरना तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। बट को भी समझ लेते हैं, टेक ए टैक्सी टू द स्टेशन, स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लो लेकिन, किंतु, परंतु तुम लेट हो जाओगे, टैक्सी भी ले लोगे और तुम लेट भी हो जाओगे, तो गलत हो गया ना, तो यहां आंसर होगा हमारा वरना, कि टेक ए टैक्सी टू द स्टेशन, स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लो वरना यू विल गेट लेट, वरना तुम लेट हो जाओगे। He didn't do this work, he was punished। आओ समझते हैं, बिकॉज मतलब क्या होता है कि सर बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और क्योंकि के जस्ट बाद में जो बात आएगी वो आएगा उसका रीजन, उसका कारण। बट अभी अभी हमने पढ़ा, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, और बात उसकी जस्ट अपोजिट वाली होगी, विलोम शब्द वाली होगी। सो का मतलब क्या होता है कि सर सो का मतलब होता है इसलिए। आओ समझते हैं कि ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया, उसने अपना काम नहीं किया, ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिली, उसने काम नहीं किया इसलिए, उसने काम नहीं किया इसलिए उसको सजा मिली। अब तीनों काट करके देख लेते हैं, उसने काम नहीं किया क्योंकि उसको सजा मिली, तो गलत हो गया, उसने काम नहीं किया लेकिन उसको सजा मिली, तो ये भी गलत हो गया, उसने काम नहीं किया इसलिए, उसने काम नहीं किया इसलिए उसको सजा मिली, उसने काम नहीं किया इसलिए उसको क्या मिली भैया, उसको सजा मिली। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉश द क्लॉथ्स आयरन्ड देम, बट फिर वापस से वही लेकिन, किंतु, परंतु, और इस वाले वाक्य में एक बात जस्ट पहली वाली बात का अपोजिट होता है, नेगेटिव पॉइंट आता है। सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब क्या होता है इसलिए, एंड का मतलब होता है आगे कोई बात आ रही है उसको जोड़ते हुए जाना, एंड मतलब जोड़ते हुए जाना, और एंड का अर्थ आप तो समझते हैं ही, और एंड का मतलब क्या होता है, और होता। आओ, ही वॉश द क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए, ही वॉश द क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए लेकिन उनको प्रेस कर दिया, उसने कपड़े धोए इसलिए उसने कपड़ों को प्रेस कर दिया, उसने कपड़े धोए और कपड़ों को प्रेस किया, एंड उसने कपड़े धोए और कपड़ों को क्या करा, प्रेस करा, उसने कपड़े धोए और कपड़ों को क्या करा, प्रेस करा। मुझे लगता है आपको ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको 103 वाला, कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। अगला क्वेश्चन था हमारा कि आई कॉल द हिम लाउडली, मैंने उसको जोर से बुलाया लेकिन उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। वॉक केयरफुली, केयरफुली चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना, शुड की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ। आगे है कि यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे, अनलेस आंसर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि, रीजन बताया जा रहा है, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि ही वॉज इल। ही प्लेड वेल, यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, यद्यपि वह बहुत अच्छा खेला, फिर भी ही लॉस्ट द गेम। यद्यपि का जो कोमा आता है उस कोमे का अर्थ क्या निकलता है, फिर भी। इट रेन्स, अब यहां पर बात हो रही है यदि बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, यहां पे इफ वाली बात हो गई। टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन, स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लो वरना यू विल गेट लेट, वरना तुम फेल गेट लेट हो जाओगे, तो इसमें और आ जाएगा। ही डिडंट डू हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया इसलिए ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिली, उसने अपना काम नहीं किया इसलिए उसको क्या मिली, सजा मिली। ही वॉश द क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए एंड आयरन देम, और उसको क्या करा, प्रेस करा, ठीक है, उसको क्या करा, आयरन करा, उसको प्रेस करा। मुझे ये लगता है जहां तक मुझे समझ में आ रही है चीजें, आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो भी कंजंक्शन हमने पढ़े सारे कंजंक्शन क्लियर हो गए होंगे। आगे जो कल मतलब आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो हमारा आर्टिकल्स का आएगा, हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एक दिन की क्लास में आर्टिकल हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी आपको इतने सारे कंजंक्शन में इनकी लिस्ट बनाना, और इफ, अनलेस, सो, बिकॉज, दो, इन सब की लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाकर देखना कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर या उस क्वेश्चन को लिखकर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देंगे ताकि मैं आपको समझा पाऊंगा। या कुछ बच्चे स्कूल्स के हैं, वो स्कूल वाले बच्चे स्कूल में भी मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं विदा लेना चाहता हूं सभी प्यारे बच्चों से। क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।